11 सितंबर 2001 के दिन। अमेरिकन हिस्ट्री का डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक। लेकिन इन सब के पीछे आखिर कौन था जिसने अमेरिका में इतने भयानक अटैक्स करवाए? हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए और लाखों लोग इसमें घायल हो गए थे। इन खतरनाक अटैक्स को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन था। ओसामा के इन खतरनाक हमलों के बाद अमेरिका अब चुप नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने एक के बाद एक सारी कोशिशें कर ये मान लिया था कि शायद ओसामा अब कभी नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती चलते CIA ने उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढकर उसे वहीं मार गिराया। ओसामा के टेररिस्ट बनने से लेके उसके असैसिनेशन तक ये सारी चीज़ें समझेंगे आज की इस वीडियो में। अमेरिका में 9/11 और दुनिया भर में अटैक्स करवाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन था। ओसामा अपनी एक्सट्रीम रिलीजियस थिंकिंग के चलते अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा जलता था। वो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, लेकिन अमेरिका से यही दुश्मनी रखने वाला ओसामा अपनी अर्ली लाइफ में ऐसा नहीं था। ओसामा का जन्म सऊदी अरब की बिलियनियर फैमिली में हुआ था और चूंकि इतने रिच बैकग्राउंड से आने से उसकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छे ढंग से हुई थी। पढ़ाई के साथ साथ ओसामा के अंदर इस्लामिक रेडिकल थॉट्स आ गए थे और वो जिहाद को अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी मानता था। ओसामा अफ़गान सोवियत वार में अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने लगा। अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ये नहीं चाहते थे कि कोई फॉरेन आर्मी उनके मुस्लिम लैंड्स पर कब्ज़ा करे। अमेरिका क्योंकि खुद उस टाइम पर सोवियत यूनियन के खिलाफ था, इसलिए डायरेक्टली उन पर हमला करने के बजाय उन्होंने इन मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इन अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को इनडायरेक्टली हर एंगल से जैसे वीपन्स, बॉम्ब्स, ट्रेनिंग और काफ़ी ज़्यादा फंड से भी सपोर्ट किया। ओसामा जो अभी तक के मुजाहिदीन के तौर पर लड़ रहा था, वो ईयर 1988 आते-आते अपनी खुद की एक टेररिस्ट नेटवर्क बना लेता है। जी, आपने सही सोचा। दुनिया का सबसे पावरफुल और डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा। अल-कायदा के लीडर यानी ओसामा बिन लादेन जिहाद को मुस्लिम की सबसे पहली प्रायोरिटी मानता था और उसने एक्सटेंसिव इंटरनेट और वीडियोज़ के थ्रू यंग मुस्लिम को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। अभी तक के ओसामा की अमेरिका से कोई ऊंच नीच नहीं थी, लेकिन ईयर 1990 में हुए गल्फ वार में जब इराक ने सऊदी पर अटैक किया, तब सऊदी ने ओसामा की मदद लेने के बजाय अमेरिका से हाथ मिलाना बेहतर समझा। इस रिफ्यूज़ल के बाद ओसामा के दिल में अमेरिका के लिए सख्त नफरत पैदा हो गई और उसने अमेरिका को बर्बाद करने की कसम खा ली। साल दर साल ओसामा की ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा और भी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होने लगी और ओसामा की डोमिनेंस अलग-अलग रीजन में जैसे अफ्रीका, एशिया, मिडल ईस्ट और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फैल चुकी थी। ओसामा जिहाद को एक ग्लोबल मिशन की तरह मानता था और उसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। ओसामा की अमेरिका से बढ़ती हुई नफरत के चलते उसने एक के बाद एक उन पर अटैक करना शुरू कर दिए। उसने सबसे पहला अटैक 1992 में यमन के एडन होटल में करवाया, जहां अमेरिकन सोल्जर रुके हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से वहां बेचारे दो सिटीजन की जान चली जाती है। अगला अटैक उसने तंजानिया और केनिया में सिचुएटेड US एम्बेसीज पर किया और ऐसे ही 2000 में उसने US नेवी के शिप पर बॉम्ब अटैक करवाया। ओसामा एक के बाद एक अटैक कर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाता जा रहा था और उसने इन सब हमलों से बड़ा एक और हमला प्लान कर रखा था। अगले एक साल बाद यानी 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट अटैक होता है, द 9/11 अटैक। प्लानिंग के मुताबिक टेररिस्ट ने पहले 4 कॉमर्शियल प्लेन हाईजैक किए, जिनके फ़्लाइट नेम ये हैं। सुबह के 8:45 के करीब फ़्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर से जा टकराती है। चारों ओर अफरा-तफरी मच जाती है और आग की लपटों ने पूरे टावर को चारों तरफ से घेर लिया था। अगले 20 मिनटों बाद यानी 9:03 पर हाईजैकर दूसरा प्लेन इसके साउथ टावर से क्रैश कर देते हैं। Another plane. We have a witness who we just spoke to a moment ago. We're hearing from Carl Tendler, who is at the Village Apartments in Washington Square. We're trying to bring him on the air. All right, Carl.
ट्विन टावर्स पर अटैक करने के बाद एक प्लेन हाईजैकर ने पेंटागन पर क्रैश करवाया और एक प्लेन पेंसिल्वेनिया के फील्ड में जा गिरा। ये चारों हमले इतने भयानक थे कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग्स तबाह हो गईं और इन हमलों में हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा बैठे। तुरंत यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरजेंसी स्टेप उठाए और फेडरल अथॉरिटीज़ ने इस पूरे एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये हमले इतने खतरनाक थे कि कुछ ही घंटों और दिनों में ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हेडलाइन बन गई थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ एविडेंस से ये पता चला कि जो 19 हाईजैकर जिन्होंने इन अटैक्स को अंजाम दिया था, उनके पीछे अल-कायदा का हाथ है, जिसे ओसामा बिन लादेन लीड कर रहा था। इन हमलों के बाद ओसामा अफगानिस्तान से भागकर टोरा बोरा के माउंटेन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में ही सिचुएटेड है, वहां जाकर छुप जाता है। यूएसए ने अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बमबारी और लड़ाई की ताकि ओसामा अगर वहाँ हो तो उसे पकड़ लिया जाए। लेकिन तभी उन्हें इंटेल मिलता है कि ओसामा अफगानिस्तान की टोरा बोरा माउंटेन्स में छिपकर बैठा हुआ है। अब इस एक इनपुट के बेसिस पे टोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा को ढूंढना कोई आसान बात नहीं थी। सीआईए और यूएस आर्मी ने ओसामा को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन जब उनके हाथ कुछ भी ना लगा तो उन्होंने टोरा बोरा पर एक्सटेंसिव एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। सीआईए की इस कोशिश के बाद उन्हें लग रहा था कि ऐसे हम ओसामा को पकड़ ही लेंगे, लेकिन उनकी ये सोच पूरी तरह से गलत साबित होती है। इतनी ज़्यादा एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग के बावजूद भी ओसामा वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। सीआईए की ओसामा को पकड़ने के लिए हर एक लीड नाकाम होती जा रही थी और उधर अमेरिका में हो रहे प्रोटेस्ट से यूएस गवर्नमेंट पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। ओसामा यूएस आर्मी से छिपते छिपाते पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके यहाँ एबटाबाद शहर में छिप कर रह रहा था। सीआईए ओसामा को ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिशें करती है कि तभी उन्हें अफगानिस्तान से एक इंटेल मिलता है कि ओसामा टोरा बोरा की पहाड़ियों से भागकर पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके वहाँ कहीं छिप कर बैठा हुआ है। सीआईए की इतनी कोशिशों के बाद वह इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने हर इलीगल तरीके अपनाए, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर के पार सीक्रेटली मॉनिटरिंग करना, ड्रोन मॉनिटरिंग और इवन उस टाइम ही कुछ मोबाइल कंपनीज़ के मोबाइल में ट्रैकिंग चिप इंस्टॉल करके उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन ओसामा और अल-कायदा से रिलेटेड मिले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सीआईए ने हर वो चीज़ की जिससे कोई ठोस इन्फॉर्मेशन मिल सके ओसामा को पकड़ने के लिए। सीआईए अपने हाथ पैर तो मार रही थी, लेकिन उनको ओसामा से रिलेटेड अभी तक की कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। अगले कई साल बीतते गए, फिर अचानक एक दिन सीआईए को इब्राहिम सईद अहमद की लोकेशन का पता चलता है और बिना देरी किए वह उसका पीछा करने लगती हैं। आपको बता दें कि ये इब्राहिम सईद अहमद अल-कायदा का ही एक मेंबर और ओसामा का एक भरोसेमंद कोरियर था। अब क्योंकि इतने थ्रेट्स के बाद ओसामा ने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया था और फर्दर एक्शन के लिए वह पेपर लेटर लिखने लगा, जिसे आगे अलग अलग अल-कायदा के नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट करने का काम ये दोनों इब्राहिम और उसका भाई अबरार करते थे। सीआईए इब्राहिम पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर देती है और उन्हें इस कंपाउंड पर शक हुआ जहां इब्राहिम रहता था। 3500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला ये कंपाउंड, जिसकी बाउंड्रीज 18-18 फीट ऊंची और कंपाउंड में सिर्फ एक ही मेन एंट्रेंस थी। इन सब चीज़ों के अलावा टॉप फ्लोर की बालकनी 7 फीट ऊंची और पूरे कंपाउंड में किसी भी तरह का इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं होता था। साथ ही घर का सारा कचरा कंपाउंड में ही जलाया जाता था। सीआईए ने जब इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया तो उन्हें ये शक हुआ कि हो ना हो ओसामा इसी कंपाउंड में ही रहता है। सीआईए ने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि शहर के आम घरों के मुकाबले ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। सीआईए अब उस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और उन्होंने हर छोटे बड़े तरीके अपनाए कंपाउंड की पूरी डिटेल्स निकालने के लिए। उधर ओसामा और उसके साथियों को यह भनक भी ना लगी कि जिस कंपाउंड में वह इतने आराम से रह रहे हैं, उस कंपाउंड की सीआईए कड़ी निगरानी रखे हुए है। अगले कई महीनों के बाद हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सीआईए को यह श्योरिटी मिल ही जाती है कि ओसामा इसी कंपाउंड में ही रहता है। सीआईए के डायरेक्टर लियोन पेनिटा इस सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को फॉरवर्ड करते हैं और व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बराक ओबामा ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी के साथ इस प्लान के हर एंगल पर चर्चा की
कंपाउंड की लोकेशन से लेकर ओसामा को पकड़ने तक हर चीज़ पर डिस्कशन होती है। अगले कई दिनों तक ये मीटिंग चलती है, फिर आखिरकार ये तय होता है कि कंपाउंड में ग्राउंड रेड करना ही सबसे सही रहेगा। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यूएस नेवी और इवन दुनिया के सबसे इलाइट फोर्स सील्स टीम 6 के 24 बहादुर सोल्जर्स को और इवन उनका एक ट्रेन्ड डॉग कायरो को भी शामिल करते हैं। और फाइनली बराक ओबामा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और फिर शुरू होता है 21st सेंचुरी का सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशन, ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर। यूएस ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने जलालाबाद वाले मिलिट्री बेस से ही लॉन्च किया। यूएस ने इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान को ज़रा सी भी भनक ना लगने दी और इनकी नज़रों से बचने के लिए उन्होंने 2 MH-60 ब्लैक हॉक और 3 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर यूज़ किए, जो पाकिस्तान मिलिट्री के रडार पर ट्रेस नहीं हो सकते थे। करीब रात के 12:30 बजे दोनों हेलीकॉप्टर MH-60 ब्लैक हॉक ओसामा कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं और सील्स टीम एक-एक करके अपनी पोजीशन ले लेती हैं। जैसे जैसे सील सोल्जर ग्राउंड फ्लोर में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उन्हें इब्राहिम और अबरार मिलते हैं। सील्स उन दोनों को तुरंत गोली मार देती हैं, लेकिन इन सब के दौरान अबरार की वाइफ बीच में आ जाती है और उसको भी गोली लग जाती है। इन तीनों को मारने के बाद सील सोल्जर आगे फर्स्ट फ्लोर पर बढ़ते हैं, जहां उनकी मुलाकात ओसामा के बेटे खालिद से होती है और खालिद पहले से ही उन पे अपनी गन ताने खड़ा था। काफ़ी फायरिंग के बाद खालिद को भी गोली लग जाती है और वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाता है। सील्स टीम कंपाउंड के हर एक कॉर्नर पे नज़र रखी हुई थी कि कहीं ओसामा बच के ना निकलने पाए। सील्स सोल्जर अब सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ओसामा अपने बच्चों और वाइफ अमाल अल सदा के साथ कमरे में था। सील्स टीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही उनका सामना ओसामा और उसकी वाइफ से हुआ। सील्स सोल्जर ओसामा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओसामा की वाइफ अमाल उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने ना चाहते हुए भी अमाल के पैर पर एक गोली मारी और एक गोली ओसामा के सर पर शूट कर दी। ओसामा वहीं ज़मीन पर गिर गया और काफ़ी देर तक कंफर्मेशन करने के बाद ये पता चला कि यही ओसामा बिन लादेन है। सील्स ने ओसामा के चेस्ट पे एक और गोली मारी और कॉल पर विलियम मैकरेमन को, जो जलालाबाद बेस पर से ये सारा ऑपरेशन देख रहे थे, उन्हें सील्स ने जेरोनिमो ईकिया नाम से इनपुट दिया। बेसिकली जेरोनिमो ईकिया उनका एक कोडवर्ड था, ओसामा बिन लादेन एनिमी किल्ड इन एक्शन। उधर व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपने टॉप ऑफिशियल जैसे जो बिडेन, हिलरी क्लिंटन, ब्रियान एल वेब, एडमायरल माइक बुलेन और भी लोगों के साथ ये पूरा ऑपरेशन लाइव देख रहे थे। पूरे ऑपरेशन में सिर्फ एक दिक्कत हुई थी, वो ये कि उनका एक MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कंपाउंड में ही क्रैश कर जाता है और जो सील्स थी उन्होंने हेलीकॉप्टर के फ्रंट पार्ट, जो कंपाउंड के अंदर ही क्रैश हुआ था, उसे एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट करके ओसामा की डेड बॉडी के साथ वापस जलालाबाद के लिए रवाना हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में सिर्फ 40 मिनट का ही टाइम लगा और आखिरकार यूएस ने ओसामा से अपना बदला ले ही लिया। करीब रात के 11:30 बजे यूएस टाइम जोन के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ओसामा के इस इनकाउंटर की पब्लिक अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. इस इनकाउंटर के बाद सारी दुनिया को पता चल जाता है कि आखिरकार यूएस ने दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया। अप्रॉक्स 40 मिनट तक चलने वाला ये रिस्की ऑपरेशन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की 10 साल की मेहनत ने उनके 9/11 जैसे अटैक्स का बदला ले ही लिया। अगले 24 घंटों के अंदर ही अंदर अथॉरिटीज़ ने पूरी मुस्लिम रिचुअल्स के साथ ओसामा बिन लादेन का फ्यूनरल अरेबियन सी में कर दिया। CIA ने ओसामा को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और अब तक का सबसे रिस्की मिलिट्री ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर आखिरकार अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मार ही गिराया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग वीडियो ये है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे एक गरीब लड़के ने दुनिया का एक लग्जरियस कार ब्रांड बना डाला। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।